हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर एक नई क्लास में आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हेनसांग के बारे में, जो एक चीनी यात्री था। वो भारत में आया था यात्रा के लिए और बौद्ध धर्म के ज्ञान के लिए आया था। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसने भारत में आकर कैसे और क्या ज्ञान लिया और कैसे उसने अपनी पुस्तक में जो भारत की उस समय राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था थी उसको कैसे बताया, और सब कुछ आज हम हेनसोंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि भारत में चीनी यात्री हेनसांग कब आया था, किसके काल में आया था। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हम सबसे पहले, हमारा क्वेश्चन है कि जो हेनसांग है चीनी यात्री, उसका जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, हेनसांग का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो वो चीन के होनान फू प्रदेश के लुओयंग स्थान पर हुआ था। ठीक है। चीन के होनान फू प्रदेश के लुओयंग नामक स्थान पर हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था। तो कई जो इतिहासकार मानते हैं 600 ईस्वी में हुआ था, कई 602 ईस्वी में हुआ था, या कई 605 ईस्वी में हुआ था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इनमें से कोई भी हो तो आप वहां पर टिक मार्क कर दीजिएगा। ठीक है। तो हेनसांग का जन्म चीन के होनान फू प्रदेश के लुओयंग स्थान पर हुआ। यो आगे हम सन के बारे में बात करेंगे तो ईस्वी 600, 602, 605 ईस्वी जो भी आए आप उस पर टिक मार्क कर देना। ठीक है। जो हेनसांग के आगे हम अन्य नाम पढ़ते हैं। ठीक है। उसका अन्य नाम और क्या क्या थे। उसे युआन चवांग कहा जाता था, उसे युआन त्यांग कहा जाता था, उसे चेन आई कहा जाता था, उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, और हेनसांग को शाक्य मुनि भी कहा जाता था, और उसे नीति का पंडित भी कहा जाता था। ठीक है। तो ये मैंने आपको हेनसांग के अन्य नाम बता दिए। यहाँ पर आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि युआन त्याग का जन्म कब हुआ था। तो आपको पता ना हो जाएगा युआन त्याग ही हेनसांग है। ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं चेन आई का जन्म कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन था और कहाँ से आया था। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि जो हेनसांग ने 622 ईस्वी में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है। हेनसांग ने 622 ईस्वी में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, और 629 ईस्वी में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्ति के लिए उसने भारत की यात्रा या चंद्रभूमि जाने का निश्चय किया। ठीक है। चंद्रभूमि मीन्स भारत। ठीक है। हेनसांग ने 622 ईस्वी में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और 629 ईस्वी में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्ति के लिए भारत की यात्रा या चंद्रभूमि जाने का निश्चय किया। आगे हम बढ़ते हैं कि 629 ईस्वी में, ईस्वी से पहले भी हेनसांग ने भारत की यात्रा के बहुत सारे प्रयास किए थे, लेकिन वहां के राजा ने उसे परमिशन अर्थात पार पत्र देने से मना कर दिया, उसे नहीं मिल पाया। लेकिन वो 629 ईस्वी में बिना परमिशन लिए भारत की यात्रा उसने प्रारंभ कर दी। उसने बिना परमिशन लिए भारत की यात्रा प्रारंभ कर दी। आगे हम बढ़ते हैं कि हेनसांग भारत में कैसे आया और कैसे कैसे उसे शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि हेनसांग पाकिस्तान के पेशावर में स्थित कुषाण कालीन महाविहार को देखते हुए कश्मीर पहुंचे। ठीक है। हेनसांग पाकिस्तान के पेशावर में स्थित कुषाण कालीन महाविहार को देखते हुए कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने 2 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। कितने वर्ष। 2 वर्ष। ठीक है। हेनसांग पाकिस्तान के पेशावर में स्थित कुषाण कालीन महाविहार को देखते हुए कहां पहुंचे। कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने 2 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं। हेनसांग कश्मीर से आगे कहां गए। कश्मीर से पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेसर पहुंचे। ठीक है। हेनसांग आगे कश्मीर से पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। थानेसर, वेरी इंपॉर्टेंट, पहुंचे। वहां से मथुरा होते हुए सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी
कन्नौज पहुंचे। यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, हर वर्ड में क्वेश्चन छुपा है। हेनसांग कश्मीर से पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पहुंचे? थानेसर पहुंचे। और फिर मथुरा से होते हुए सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पहुंचे? कन्नौज पहुंचे। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये भी हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में हमें देखने को मिलता है कि हेनसांग किसके राज्यकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। हेनसांग ने 2 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, गणित, ज्योतिष और चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की। कहाँ की बच्चों? बौद्धम, गणित, ज्योतिष और चिकित्सा की शिक्षा 2 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में प्राप्त की। और आगे हम पढ़ते हैं। हेनसांग के अनुसार उस समय 10,000 छात्र पढ़ते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, और 1,000 कुछ इतिहासकार मानते हैं और कुछ 2,000 मानते हैं उस समय शिक्षक थे। ठीक है, और उसका जो यूनिवर्सिटी थी, नालंदा विश्वविद्यालय था, उसका खर्च उठाने के लिए हर्षवर्धन ने 200 गांव दान में दिए थे। जो उनकी आय आती थी वो निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी जो नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ते थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपके ध्यान में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, हेनसांग ने 2 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, गणित, ज्योतिष और चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। हेनसांग के अनुसार उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ते थे, 1,000 या 2,000 शिक्षक थे, और उनका खर्चा जो भी निःशुल्क शिक्षा देते थे, और जो भी उनका खर्चा होता था वो जो भी हर्षवर्धन ने उस समय 200 गांव दान में दिए थे। उनकी आय से जो उनसे आय निकल कर आती थी वो नालंदा विश्वविद्यालय की ओर चली जाती थी। क्लियर आपको? आगे हम पढ़ते हैं। जो नालंदा विश्वविद्यालय के हेनसांग के टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय के जो थे प्राचार्य कौन थे? वो शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट 643 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज में आयोजित की गई दान सभा या धार्मिक सभ्यता की अध्यक्षता किसने की थी? हेनसांग ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, 643 ईस्वी में हर्षवर्धन के टाइम में कन्नौज में जो धार्मिक सभा आयोजित की गई थी, कौन सी ईस्वी में की गई थी? 643 ईस्वी में। आप उसे दान सभा भी बोल सकते हैं। और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? हेनसांग की अध्यक्षता में की गई थी। और किसके काल में धार्मिक सभा हुई थी? हर्षवर्धन के टाइम में सम्राट हर्षवर्धन के टाइम में धार्मिक सभा हुई थी। क्लियर आपको? आगे हम पढ़ते हैं। जब अध्यक्षता खत्म हो गई उसके बाद 644 ईस्वी में हेनसांग ने चीन की ओर प्रस्थान किया। वो दोबारा चीन चला गया, उसने प्रस्थान किया चीन की ओर। ठीक है, और वे अपने साथ बहुत सारे कई बौद्ध ग्रंथ लेके चला गया, और जिसका अनुवाद संस्थान चीन में चुआंग में खोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 644 ईस्वी में हेनसांग ने चीन की ओर प्रस्थान किया और अपने साथ कई बौद्ध ग्रंथ लेकर गया। ठीक है, और उसका अनुवाद संस्थान चुआंग में खोला गया, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? जियान कहते हैं। क्या कहते हैं? जियान कहते हैं। ओके बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं कि देखो, अब हेनसांग गया था, अपने आप गया था, उसने बिना परमिशन के गया था, लेकिन जो वहां का राजा था उसने उसको सजा देने की बजाय हेनसांग का भव्य स्वागत किया था। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारा अपने अंदर नॉलेज भंडार लेके गया था जो लोगों को मतलब कि शिक्षा दे सके, इसलिए उसका भव्य स्वागत किया था हेनसांग का, चीन के उस समय जो सम्राट थे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि हेनसांग की मृत्यु कब हुई थी? हेनसांग की मृत्यु हुई थी 5 फरवरी 1664, 664 ईस्वी में हेनसांग की मृत्यु हो गई थी। आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एक मानव खोपड़ी है जिसे हेनसांग बताया गया है और जो अब पटना के संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है, उसे हेनसांग की खोपड़ी बताया गया है, और यह बताया गया है कि उसे दलाई लामा ने भारत को भेंट में दी थी। ठीक है, मैं आपको एक बार
पढ़ के बता देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। 5 फरवरी 664 ईस्वी में हेनसांग की मृत्यु हो गई। ठीक है। एक मानव खोपड़ी जिसे हेनसांग बताया जाता है वह तियानजिन के टेम्पल ऑफ ग्रेट कंपैशन में 1956 तक थी। ठीक है। कहाँ थी? 1956 तक थी तियानजिन के टेम्पल ऑफ ग्रेट कंपैशन में, और फिर दलाई लामा द्वारा लाई गई और उसे भारत को दे दी। ठीक है। और अब वह खोपड़ी पटना के संग्रहालय में सुरक्षित है। उसे क्या कहा जाता है? हेनसांग की खोपड़ी बताया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं कि हेनसांग के लेखों को किस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेनसांग के लेखों को सी यू की के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सी यू की के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसमें सी यू की में इसने भारत को इन टू के नाम से संबोधित किया है। क्लियर आपको? हेनसांग के लेखों को सी यू की के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत को इंटू के नाम से संबोधित किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं कि हेनसांग की जीवनी किसने लिखी। तो हेनसांग की जीवनी उसके मित्र ह इली ने लिखी। तो किसने लिखी बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, ह इली ने लिखी। आगे हम पढ़ते हैं कि हेनसांग ने अपनी पुस्तक में जो उसने लिखा था उसमें जो भी हर्षवर्धन टाइम के समय उस समय राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, हम आगे वो पढ़ते हैं। ठीक है। तो हर्ष हेनसांग के अनुसार शिक्षा धार्मिक थी, धार्मिक शिक्षा थी, लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है। और संस्कृत भाषा थी जो विद्वानों के द्वारा प्रयोग की जाती थी, और शिक्षा की आयु थी 9 से 30 वर्ष तक। ठीक है। आपको क्लियर? आगे हम पढ़ते हैं कि उस समय अंतरजातीय विवाह, पर्दा विवाह, विधवा विवाह नहीं थे। ठीक है। प्रचलित नहीं थे, लेकिन सती प्रथा थी। क्लियर आपको? आगे हम बढ़ते हैं। देवी दुर्गा और शिव की शक्ति मानते हुए बलि प्रथा प्रचलन में थी। ठीक है। बलि प्रथा थी और सती प्रथा भी थी। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि हेनसांग के अनुसार गाय के मांस पर पूर्णतः प्रतिबंध था। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि हेनसांग ने अपनी पुस्तक में हेनसांग के अनुसार पाटलिपुत्र के पतन और उत्तर भारतीय कन्नौज शहर के स्थान पर भी प्रकाश डाला है। ठीक है। हेनसांग ने पाटलिपुत्र के पतन और कन्नौज शहर का नवीनीकरण हो रहा था, उस पर भी अपनी पुस्तक में प्रकाश डाला है। आगे हम पढ़ते हैं कि हेनसांग ने ब्राह्मण जाति को सबसे पवित्र बताया है, और क्षत्रियों को कर्तव्य परायणता की प्रशंसा करते हुए राजा की जाति बताया है, और वैश्यों को व्यापारी के रूप में उल्लेख किया है। क्लियर आपको? आगे हम पढ़ते हैं। हेनसांग ने बताया है कि नगरों में भवनों का निर्माण ईंटों व टाइलों के द्वारा किया जाता था। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा यहाँ पे हेनसांग का एक चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है। तो आप इसके प्लीज नोट्स बनाना, और यहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप प्लीज उनको अच्छी तरह करना। हैव ए नाइस डे। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, पढ़ाई करो, और अपनी हार मत मानो। आपको थोड़ा सा लगेगा कि कितना पढ़े, लेकिन जब आप पढ़ोगे आपको फल मिलेगा, तो तब बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है बच्चों, हार नहीं माननी और मेहनत करनी है। हैव ए नाइस डे। बाय। थैंक यू।